नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 का शोर देश में गूंज रहा है। 24 को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, 24 को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं और 24 पर सबकी नजर है। 24 की खबर है 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं और विपक्ष के नेताओं को जमकर आड़े हाथ ले रहे हैं। कई सवाल उठा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान की जनता का संदेश कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। चौबीस की एक और खबर है। ऐसे में राजस्थान में चुनाव है तो नेताओं का राजस्थान में जाकर वोट मांगने का सिलसिला भी जारी है। पीएम मोदी ने जनता के बीच पहुंचकर अपनी गारंटियों की बात की और कहा कि मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार को गारंटी दे रहा हूं कि हर गरीब को पक्की छत मिलेगी, पक्का घर मिलेगा। हमने राजस्थान के लाखों लोगों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी दी है। अपने गांव के लोगों से कह देना कि मोदी आया था और जब मोदी गारंटी देता है तो मोदी की गारंटी मजबूती के साथ पूरी होती है। आज मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को एक और गारंटी दे रहा हूं। मोदी हर गरीब को पक्की छत देगा, पक्का घर देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे। अमृतसर में गोल्डन टेंपल में उन्होंने मत्था टेका, अरदास की और साथ में सेवा भी की। राहुल गांधी ने इस दौरान जो झूठे बर्तन थे उनको धोने का काम किया। इसके अलावा गोल्डन टेंपल में उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। राहुल गांधी का ये दौरा निजी दौरा था। इसमें राजनीतिक रूप से किसी भी कार्यक्रम में उनकी शिरकत नहीं रही। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी उनके स्वागत की परमिशन नहीं थी। राहुल गांधी काफी देर तक गोल्डन टेंपल में रहे। लगातार राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। कभी वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ बातचीत करते हैं, कहीं महिला किसानों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, कभी छात्रों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, बस में सफर कर रहे होते हैं, स्कूटर पर सफर कर रहे होते हैं, सब्जी मंडी में पहुंच रहे होते हैं। और इन दोनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार अपने सफ्तार में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अब अमृतसर में पहुंचे और वहां उन्होंने अरदास की, गोल्डन टेंपल में सेवा की और साथ में उनका ये दौरा था, इसको बताया गया कि ये पूरी तरह से निजी दौरा था। देश में चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर हर पार्टी ने बहुत से वादे किए। तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब उसका रिजल्ट आ चुका है कि कौन सी जाति कितनी आबादी में बिहार में मौजूद है। अमृतकाल में देश के तनहीन, मनहीन, धनहीन लोगों को जानने का अधिकार है कि उनका सोशो एजुकेशनल एम्पावरमेंट कितना हुआ है। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत, नीतीश कुमार फॉर्मूले के तहत अति पिछड़ों को भी अनुपात के हिसाब से उनका हिस्सा मिलेगा जो 75 वर्षों में कोई सरकार नहीं दे पाई। थैंक्स टू नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण आयोग बना करके उनमें जो आर्थिक तौर पर विपन्न लोग हैं उनके भी कोटे की मांग की थी और हमने EWS के 10% कोटे को भी उचित माना है। बिहार सरकार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जातीय जनगणना बिहार की गरीब जनता में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के 15 साल और लालू यादव के 18 साल के अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों का क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी।
जातीय जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी। 2024 के चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव है। केंद्र सरकार पर लगातार टीएमसी के नेता निशाना साध रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस ने गांधी जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन किया। टीएमसी के कार्यकर्ता राजघाट पर इकट्ठा हुए और पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए धन आवंटन में कमी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं इसको लेकर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमारे सभी मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधि यहां राजघाट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया है, लेकिन कभी दिल्ली पुलिस, कभी सीआईएसएफ तो कभी सीआरपीएफ ने आक्रमण कर कहा कि यहां आंदोलन करने की अनुमति नहीं है। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, एक भी राजनीतिक नारेबाजी नहीं की गई। हमने हाथ में प्ले कार्ड लेकर सिर्फ 100 दिन में रोजगार के पैसे जारी करने की मांग की है। वहीं टीएमसी के विरोध प्रदर्शन पर अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि जिन लोगों ने गांधी के नाम पर आज तक राजनीति की, वो दिल्ली में जाकर धरना दे रहे हैं। बंगाल के लोगों के साथ जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, वही लोग गांधी जी के नाम पर आज फिर राजनीति चमका रहे हैं। गांधी जी ने दुनिया में अपने देश का नाम ऊंचा किया है। उनकी अहिंसा नीति आज दुनिया में लोग समझ रहे हैं 150 साल के बाद भी। और उन्होंने जो स्वच्छता के बारे में आग्रह किया था, स्वच्छता ही सेवा के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारा देश में इसको बहुत पॉपुलर किया। लोग आज झाड़ू लेकर रास्ते में उतरे हैं। और जिन लोगों ने गांधी जी का नाम लेकर आज तक राजनीति चमकाया, ऐसे लोग आज दिल्ली में जाकर धरना दे रहे गांधी जी के नाम पर। और बंगाल के लोग, बंगाल की राजनीति को, बंगाल की अर्थनीति को जो सबसे अस्वच्छ बनाया, भ्रष्टाचार लिप्त किया, वही लोग आज गांधी जी का नाम पर फिर वो राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी पार्टियों की तरफ से अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर। तो वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर विप्लव देव ने कहा कि वीरेंद्र सिंह बड़े नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी के साथ जो चलता है वो आगे बढ़ता है, मोदी को छोड़कर देश में कोई नहीं आगे बढ़ सकता, मोदी सत्य है। जनता पार्टी चुनाव के समय चुनाव की तैयारी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी सभी समय संगठन का काम करते रहते हैं। बाकी सब दल इलेक्शन आने के बाद काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए आप लोगों को कभी कभी थोड़ा गलतफहमी हो जाता है। वो उनका विचरण थोड़ा देखते हैं तो नहीं चलता है ना, तो सडनली चलने लगता है तो लोग कहते हैं बहुत काम कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का रोज काम करता है। माँ डेली बच्चों को खाना खिलाता है, उसको दिखता नहीं, किंतु मौसी जब कभी कभी खिला देता है तो वो दिखता है। तो वैसे ही बाकी सब पार्टी का हालत यह है। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की तरफ से बीजेपी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और इसको लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता से हमें जो फीडबैक मिला है उससे पता चलता है कि वो भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं। वो सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। भाजपा सरकार के पतन की शुरुआत राजस्थान से होगी। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या फॉर्मूला है, क्या रणनीति है, किसको टिकट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, किसका काट रहे हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो स्टेटमेंट्स मध्य प्रदेश के नेताओं के आए हैं टिकट मिलने के बाद, वो बहुत उत्साहित नहीं थे और सब कतरा रहे हैं कि हमको कहाँ चुनाव लड़ाने के लिए भेज रहे हैं। स्थिति धरातल पे बहुत मजबूत है और पिछले कुछ हफ्तों में जो लगातार मूवमेंट हुआ है, खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, हम सब लोग फील्ड में गए हैं, तो नौजवान, किसान वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग मध्यम वर्ग समझ रहे हैं कि भाजपा की नीतियों से उनको आहत हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच बहुत खराब हो चुकी है। कांग्रेस को G20 की सफलता भी हजम नहीं हो रही। अनुराग ठाकुर लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं।
कम से कम अर्बन नक्सलवादी तो नहीं चला रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी तो आउटसोर्स कर दी गई अर्बन नक्सलियों को। कैसी कैसी सोच लेकर ये लोग आते हैं, सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की बात करते हैं। क्या सोच हो गई है कांग्रेस और उनके इस गठबंधन दलों की? G20 की सफलता हो तो इनके हजम नहीं होती है। देश के वैज्ञानिकों का सफल कोविड-19 के बाद अब चंद्रयान मिशन सफल हो और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट पर विक्रम लैंडर पहुंचे, उसका इनको कोई खुशी ना हो उस पे भी। दिल्ली सरकार लगातार साफ सफाई को लेकर लाख दावे करती है। दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर लगे कूड़े के पहाड़ इस वक्त जनता के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने भी साफ सफाई को लेकर लाख दावे किए हैं। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस मामले को लेकर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को धन्यवाद किया और कहा कि पिछले 1 साल में उन्होंने कूड़े के पहाड़ से 97 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण करवाया। कुछ लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ काम करते हैं। तो मुझे लगता है जो लोग सिर्फ काम करते हैं उसकी अप्रिसिएशन जो है आम जनता को करनी चाहिए, और जिसमें एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाम वजह से मैं सक्सेना जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि दिल्ली की लंबी चौड़ी खड़ी हुई समस्याओं को आपने सुलझाने का काम किया। और आपकी कार्यशैली को हमने G20 के दौरान देखा कि जहाँ 2 महीने 2024 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने फिर से कमर कस ली है और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। पंजाब भी पहुंचे, यहां पर उन्होंने अस्पताल में नए आपातकालीन और बाल चिकित्सा वार्ड का उद्घाटन किया और कहा कि हम इसी तरह से काम करते हैं कि अगर आपके घर में कोई बीमार होगा तो उसका पूरा इलाज, दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन सब कुछ अच्छे से अच्छा कराएंगे और फ्री कराएंगे और इसकी व्यवस्था करेंगे। तो पिछले 1 साल के अंदर 650 के करीब मोहल्ला क्लिनिक बन चुके पंजाब में। तो अब अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, खांसी जुकाम बुखार वगैरह कुछ है, तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। अब फोकस है सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनका सबका बहुत बुरा हाल था। जैसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी लगातार अपने कामों का जिक्र करते हैं, पंजाब में विकास के दावे करते हैं। आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में इस तरह की बातों का और ज्यादा जिक्र किया जाएगा। उन्होंने अपने कामों को गिनवाया और कहा कि आम आदमी पार्टी जो गारंटियां दे रही है उसे पूरा किया जा रहा है। हमने लोगों को गारंटी दी थी, शिक्षा की गारंटी दी थी, स्वास्थ्य की गारंटी दी थी, बिजली की गारंटी दी थी, नौकरियों की गारंटी दी थी, व्यापार को वापस लाने की गारंटी दी। हम 1.5 साल में बहुत सी गारंटियां हम पूरी कर चुके हैं और बहुत सी गारंटियां चल रही हैं। स्वास्थ्य क्रांति की जो गारंटी हमने दी थी उसमें मोहल्ला क्लिनिक, जैसे दिल्ली में उस मॉडल पे हमने आम आदमी क्लिनिक पंजाब में बनाए। 664 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं, उसमें 55 लाख के करीब अभी तक लोग आके ठीक होके घरों में जा चुके हैं। अभी हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और PHC 24 के चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत भी लगातार गर्मा रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार जेजेपी को लेकर निशाना साधते रहे, बड़े बयान देते रहे और एक बार फिर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और इस बार उन्होंने कह दिया कि अगर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जारी रहा तो मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता में लाने में हमारा योगदान है और जेजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, जेजेपी ने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जेजेपी पार्टी को लोग नकार चुके हैं और बीजेपी को अगर ऐसा लगता है कि जेजेपी के जरिए उन्हें वोट मिल जाएंगे तो ये गलतफहमी है, क्योंकि जेजेपी के पास तो खुद के वोट भी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात हम सबको मालूम है कि किसान आंदोलन काफी चर्चाओं में रहा था और इस दौरान
बहुत सारे बयान निकलकर सामने आए थे, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान केवल बीजेपी का मैं ही ऐसा नेता था जो किसानों के साथ था। मन में बात यह कि जब किसान आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अकेला आदमी सारे देश में वीरेंद्र सिंह था जिसने किसानों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और यही नहीं, जब हमारी बहनें, हरियाणा की बेटियां जो पहलवानी करके इस देश में और इस दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, दुनिया के अंदर बड़े बड़े खेलों के मेडल जीत के आई, वो जब बैठी और उन्होंने जब ये बात कही कि हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर राज्यों में चुनाव के दौरान भरपूर प्रचार करते। इन दिनों पीएम मोदी फिर से चुनावों की कमान संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के नेता भी पीएम मोदी के कामों की लगातार तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव का भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि आज मोदी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। दरअसल विप्लव देव ने उन नेताओं पर निशाना साधा जो बीजेपी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने का विचार कर रहे हैं। बीजेपी छोड़ सकते हैं वीरेंद्र सिंह, कद्दावर नेता बीजेपी के। देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ। समय के साथ सब होता है, समय बलवान होता है और मोदी ही सत्य है। मोदी ही आज के राजनीति में सही व्यक्ति है, इस बात को मैं मानता हूँ। आज जो मोदी जी के साथ चलना नहीं जानता वो किसी के साथ चल नहीं सकता। तो विप्लव देव ने साफ कहा कि जो मोदी जी के साथ चलना नहीं जानता वो किसी के साथ भी नहीं चल सकता। आज के वक्त में मोदी सत्य है और मोदी जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं वैसा कोई नहीं करता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयानों के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इसको लेकर कहा कि गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा इसका फैसला बीजेपी हाईकमान करेगा। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह को कोई बात करनी हो तो वो बैठकर कर सकते हैं, पार्टी में बैठकर बात कर सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र बड़े नेता हैं, बड़ा राजघराना है और सब सम्मान करते हैं उनका। उनकी आवाज सुनी, आप केंद्रीय मंत्री थे, हमारे भोंगी विधायक थे, आज बेटा सांसद है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चौधरी वीरेंद्र सिंह का बहुत सम्मान करती है। ये पार्टी को छोड़ना ना छोड़ना हटाना संगठन तय करता है कि कौन पार्टी में रहेगा कौन नहीं रहेगा, संगठन तय करता है। कौन पार्टी में रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला आलाकमान करता है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राहुल गांधी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरएसएस के माध्यम से नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आरएसएस और पीएम पर आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखना होगा। धनखड़ ने आरएसएस को देश की एकता अखंडता का संस्कारवान संगठन बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर अपने शब्द भेदी बाण चलाते हुए कहा कि सच्चाई तो ये है कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल जी ना तो आरएसएस को जानते हैं, अभी उनको बहुत बातें जीवन में समझ ली। आरएसएस देश की एकता और अखंडता का संस्कारवान संगठन है। वो मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा के नफरत का सामान बेचते हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल जी ना तो आरएसएस को जानते हैं, अभी उनको बहुत बातें जीवन में समझ ली। आरएसएस देश की एकता और अखंडता का संस्कारवान संगठन है। वो मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा के नफरत का सामान बेचते हैं राहुल गांधी। देश की राजनीति में किसानों और जवानों का मुद्दा हमेशा ही अहम रहा है और नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कई तरह के वादे भी किए जाते हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमेशा देशवासियों को अंत्योदय का लक्ष्य स्थापित करने की प्रेरणा दी थी और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत उन दोनों लक्ष्यों के प्रति अग्रसर हो चुका है। उन्हें सदैव एक प्रेरणा देश के वासी को दिया था कि अंत्योदय का लक्ष्य हमें स्थापित करना है और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा बुलंद किया था देश में। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उन दोनों ही लक्ष्यों के प्रति पूर्ण रूप से संकल्पित होकर अग्रसर हो चुका है। अंत्योदय का लक्ष्य
जवान और किसान का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव का असर लोकसभा पर भी पड़ेगा, 2024 पर भी पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार के काम गिनवाए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। और ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, अगर सुनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। पूरा मध्य प्रदेश में कहते हुए गर्व है, कांग्रेस जब थी टूटी फूटी 60,000। पिछले काफी दिनों से खालिस्तान का मुद्दा भी काफी गर्मा रहा है और इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर कहा कि इस चुनाव में भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि भारत खालिस्तान होगा। उन्होंने कहा कि खालिस्तान मुद्दे की कनाडा में शुरुआत हुई और फिर ये ब्रिटेन में आ गया, धीरे धीरे ये दिल्ली तक आ जाएंगे और 2024 तक इसे चुनाव के मुद्दे के रूप में सामने लेकर आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बारे में जब भी बात आती थी 10 साल पहले, तब हमने सुना है और हमें गर्व होता था प्रधानमंत्री जी की सीना 56 इंच का है और पाकिस्तान को अब वो खत्म करते रहेंगे। लेकिन अब इस चुनाव में लगता है भारत पाकिस्तान नहीं होगा, लगता है भारत खालिस्तान होगा। इसकी तैयारी चल रही है। चुनावी शोर के बीच इस बात को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस तरह की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र उनका था और हमेशा रहेगा। मुझे लगता है ऐसी अफवाहें कोई लोग मजे लेते हैं अपना चला के, उनको अपना मनोरंजन करने दीजिए। मैं तो पूरी ताकत के साथ लोकसभा में भी और यहाँ पर भी अपने संसदीय क्षेत्र में हिमाचल के मुद्दों को लगातार उठाते रहे, हिमाचल की मदद करते रहे। और मैं कहाँ जा सकता हूँ जहाँ 4 बार जनता ने इतना आशीर्वाद देकर जिताया, आज मैं कुछ भी हूँ तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के कारण हूँ। अनुराग ठाकुर की पहचान आज देश और दुनिया में है तो मेरे यहाँ के मतदाताओं और मेरे कार्यकर्ताओं के कारण है, और उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ जी। महिला आरक्षण कानून को लेकर भी वार पलटवार का दौर जारी है। श्रेय लेने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेता इसे अपनी अपनी पार्टियों की सफलता बता रहे हैं। ऐसे में सीपीएस सुंदर ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस की देन है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए ढिंडोरा पीट रही है। राज को मजबूत करना और पंचायती राज में 33% महिला आरक्षण करना, ये कांग्रेस की सोच थी। ये कांग्रेस ने शुरुआत की, पंचायती राज से शुरू की और आज महिला आरक्षण को अगर पास किया गया है, उस वक्त यही विपक्षी दल के लोग थे जो इस बिल को पास होने नहीं देते थे, यही थे जो हल्ला मचाते थे। आज भी पास होना किस स्वरूप में पास किया गया है कि पास तो कर दिया, लागू आगे होगा। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ा भेदभाव है और सबसे बड़ी बात कि 2011 के बाद अभी सेंसस ही नहीं हो पाए। चुनाव के दौरान विकास की बातें की जाती हैं और विकास के लिए निवेश बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में निवेश की अगर बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और उसको लेकर सियासत भी गर्मा रहती है। विपक्ष इसको लेकर बीजेपी को घेर रहा है और ऐसे में सीएम धामी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि समिट से राज्य की आर्थिकी को पंख लगेंगे और प्रदेश में होने वाला निवेश धूल झोंकने वाला नहीं बल्कि कांग्रेस की आंख खोलने वाला है। प्रतिनिधिमंडल गया था, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ था। अभी 4 अक्टूबर को दिल्ली में रोड शो होने वाला है। देश के अन्य शहरों में भी, मुंबई है, अहमदाबाद है, बंगलौर है, सभी जगह हमारी टीमें जा रही हैं और विदेशों के भी जो कार्यक्रम आगे प्रस्तावित हैं उनमें भी हम लोग प्रतिभाग करेंगे। हमें उम्मीद है
हमारे सामने एक बड़ा अवसर ये इन्वेस्टर समिट के रूप में है कि आज पूरी दुनिया के जो उद्योग समूह से जुड़े हुए लोग हैं, निवेशक हैं, आज वो भारत की ओर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर हमारे 24 की खबर में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।